हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी क्लासेज की ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग औरंगजेब के सेनापति जयसिंह के द्वारा जो दक्षिण भारत का अभियान चलाया गया था, जिसमें उसने शिवाजी के साथ एक संधि किया, पुरंदर की संधि, क्योंकि शिवाजी को मराठाओं को परास्त करना इनके बस की बात नहीं थी। तो उसने सर्वप्रथम पहले तो 1664 में जब शिवाजी मराठाओं का इस पे मुगल सेनाओं के सेना पर आक्रमण हुआ, उसके बाद 65 में पुरंदर की संधि हुई, जहां पर शिवाजी को कैद कर लिया गया और उनके बेटे को संभाजी को भी कैद कर लिया गया, और दोनों को कैद करवा करके अकबर ने आगरा के जयपुर भवन में इनको रखवाया। कहाँ? आगरा के जयपुर भवन में रखवाया। और पुरंदर की संधि में कहा गया कि जो शिवाजी हैं वो मुगलों का साथ देंगे। मुगल जब दक्षिण भारत के अभियान पर होंगे, यानी बीजापुर को और गोलकुंडा को, जो उस समय थी रजवाड़े हुआ करते थे, जो उनको प्राप्त करना चाहते थे, औरंगजेब मुगल सेना के लोग प्राप्त करना चाहते थे, उसमें कहा गया कि शिवाजी आप सहायता करेंगे। शिवाजी ने इस संधि को स्वीकार किया, और इसी संधि अल्पकालिक थी। शिवाजी ने फिर वो तो दबाव में आकर के उसने किया था, फिर भी उसने बीजापुर की और गोलकुंडा की हमेशा मदद करती रही। इसीलिए जब बीजापुर के अभियान पर जयसिंह को भेजा गया, तो उस समय शिवाजी ने कोई सहायता नहीं किया। उसने फिर बीजापुर से मिल करके क्या किया, बीजापुर के जो शासक हुआ करते थे आदिल शाह, उनकी सहायता किया, और गोलकुंडा जो हुआ करता था उस समय बीजापुर की भी सहायता किया। मतलब शिवाजी, मराठा लोग और जो गोलकुंडा हुआ करता था, दोनों मिल करके किसकी सहायता की? बीजापुर की। और मुगल अभियान इसमें असफल हो गया। असफल होने के बाद जो इसके बाद प्रक्रिया हुई कि जयसिंह को औरंगजेब ने वापस बुला लिया, कहा कि आपकी बस की बात नहीं, आप वापस चले आइए। फिर इसके बाद 1686 1672 के आसपास जो है, वहां पर सिकंदर आदिल शाह जो शासक बना, उस समय के जो भी शासन प्रशासन हुआ करते थे, दो भागों में बढ़ गए, दो गुटों में। ठीक, प्रशासक सही नहीं रहा तो वो दो भागों में बट गया, और जब दो भागों में बटा तो पहला ख्वास खां था, दूसरा बहलोल लोधी। दोनों के अलग नेतृत्व होने के कारण यहाँ पर औरंगजेब ने फिर आक्रमण किया 1686 के आसपास, और फिर बीजापुर को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे बीजापुर का अभियान। ठीक, बीजापुर का अभियान, औरंगजेब का बीजापुर अभियान, जिसमें शिवाजी के द्वारा सहायता दी जाएगी। और शिवाजी ने हमने बताया कि सूरत को लूटा है। कब? याद रखेंगे, 1664 में शिवाजी ने इसको सूरत को क्या लूटा। आगे की तरफ इसमें लिखेंगे, पहले थोड़ा सा अकबर के औरंगजेब के दक्षिण भारत के अभियानों को, दक्षिण भारत के अभियानों को दो भागों में बांटा गया है। अभियानों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में इसको बांटा गया है। कब? ध्यान देंगे, ये 1660 से, पहला 1660 से लेकर के 1680 तक, ठीक, और फिर 1681 के बाद ये स्वयं नेतृत्व किया। ठीक, लिख लेंगे 1660 से लेकर 1680 के बीच सेनापतियों के द्वारा अभियान। दक्षिण भारत में इसने क्या किया? 1660 और 1680 के बीच इसने सेनापतियों के द्वारा अभियान चलवाया, और 1681 के बाद स्वयं अभियान किया। कौन? औरंगजेब स्वयं अभियान किया। और इसमें जो गए हुए लोग थे, कौन कौन से थे, इनका नाम नोट करते रहिएगा। ठीक, सेनापतियों के द्वारा अभियान में नाम नोट करेंगे। इसमें शाइस्ता खां, कौन?
शाइस्ता खां था। ठीक, क्रम नोट करते रहिएगा। जय सिंह, ठीक, जय सिंह, जय सिंह के बाद मुअज्जम, मुअज्जम, ठीक, मुअज्जम। इसके बाद जो मुअज्जम के बाद आया, आगे नोट करेंगे, बहादुर, बहादुर खां शाह। फिर बहादुर खां हो गया, फिर शाह आलम, सॉरी, बहादुर खां, फिर शाह आलम लिखेंगे, फिर शाह आलम आया, शाह आलम, शाह आलम के बाद स्वयं औरंगजेब। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि औरंगजेब के जो दक्षिण भारत के अभियानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। 1680 से 1660 से 1680 के बीच इसने सेनापतियों को भेजा कि आप दक्षिण भारत के अभियान पर जाइए और वहां से इकट्ठा करके लेकर आइए, सॉरी, उसको जीतिए। किसको? बीजापुर को, मराठाओं को पराजित करना था और गोलकुंडा को। फिर 1681 में जब जो कुछ भी बचा रह गया, 1681 में औरंगजेब ने स्वयं अभियान किया। ठीक, और इसमें जो भेजा हुआ क्रम था, पहले नंबर पे किसको भेजा था? शाइस्ता खां को पहले पे भेजा, फिर दूसरे पर जय सिंह को, फिर मुअज्जम को भेजा, फिर बहादुर खां को, फिर शाह आलम को, फिर स्वयं औरंगजेब नेतृत्व किया 1681 के बाद। तो इस क्रम को याद रखेंगे। पहले शाइस्ता खां गया था दक्षिण भारत के अभियानों में, फिर जय सिंह गया था जिसने बीजापुर में असफलता प्राप्त की और इसको वापस बुला लिया गया, फिर मुअज्जम हुआ, फिर बहादुर खां हुआ, फिर शाह आलम गया और फिर स्वयं औरंगजेब नेतृत्व किया और बीजापुर को, गोलकुंडा को, दोनों को जीत लिया। ठीक, आगे की तरफ हम इसमें देखेंगे कि औरंगजेब के जो अभियान है दक्षिण भारत के, पहला अभियान हम लोग देखेंगे बीजापुर का। ठीक, हमने देखा कि दक्षिण भारत के अभियान, बस इतना ही देखेंगे। औरंगजेब के दक्षिण भारत के अभियान, दक्षिण भारत के अभियान। ठीक, हेडिंग बना लेंगे औरंगजेब के दक्षिण भारत के अभियान। पहला लिखेंगे यहां पर बीजापुर, बीजापुर। ठीक, बीजापुर, बीजापुर तत्कालीन शासक आदिल शाह हुआ करता था। देखेंगे इसमें लिखेंगे 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में जय सिंह, जय सिंह ने अभियान किया, अभियान किया और असफल रहा, और असफल रहा, और असफल रहा। 1665 में जब आक्रमण हुआ था, ठीक, 64 में शिवाजी ने सूरत को लूटा और फिर 65 में औरंगजेब के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे जयसिंह और शिवाजी के बीच, ठीक, औरंगजेब ने जब जयसिंह को भेजा था शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए मराठाओं पर, तो उस समय मराठा को उसने परास्त नहीं कर पाया और शिवाजी के साथ एक पुरंदर की जो संधि हुई थी 65 में, उसमें यही संधि हुई थी। दोनों को, बाप शिवाजी को, बाप को और उसके बेटे संभाजी को पकड़कर औरंगजेब आगरा के जो जयपुर भवन था उसमें रखा गया था। फिर उसमें एक संधि हुई जिसे बोला जाता है पुरंदर की संधि। यही कहा गया उसमें शिवाजी से कि जब भी अब मुगल दक्षिण भारत में अभियान अपना चलाएंगे तो आप मराठा लोग उसमें सहायता देंगे। शिवाजी ने इस बात को मान लिया पहले, लेकिन उसने अंदर से युद्ध तो ठाना ही था, मुगलों को हटाना है। तो 1666 में जब जयसिंह ने अभियान किया, कहाँ का? बीजापुर को, तो शिवाजी ने साथ नहीं दिया और जयसिंह क्या हो गया? असफल हो गया। तो लिखेंगे गोलकुंडा, शिवाजी ने क्या किया? लिखेंगे स्टार बनाकर इसमें, गोलकुंडा हुआ मराठाओं ने, हुआ मराठाओं ने, हुआ मराठाओं ने बीजापुर, बीजापुर की मदद की, की मदद की। ठीक, शिवाजी ने जो संधि में बात किया था, मुगलों की सहायता नहीं किया, उसने क्या किया? जो गोलकुंडा अलग रजवाड़ा था और मराठाओं ने जो शिवाजी थे ये क्या किए? बीजापुर की मदद कर दी, मुगल सेना की मदद नहीं किए, यानी मुगलों के विरुद्ध इन्होंने कर दिया। फिर आगे लिखेंगे औरंगजेब ने जयसिंह को वापस बुला लिया। औरंगजेब, औरंगजेब ने जयसिंह को वापस बुला लिया, जयसिंह को
वापस बुला लिया, और अब मुअज्जम को भेजेगा, बुला लिया, ठीक, और मुअज्जम को बुला लिया, ठीक। आगे लिखेंगे एक घटना हुई 1672 और 73 के बीच, ठीक, 1672 और 73 के बीच समय जब गुजरा तो बीजापुर में एक घटना हुई। क्या हुई लिखेंगे, यहाँ का फिर शासक हुआ, लिखेंगे बीजापुर, बीजापुर का शासक, बीजापुर का शासक हुआ कौन, बीजापुर का शासक हुआ सिकंदर शाह, सिकंदर, सिकंदर आदिल शाह, आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह क्या हुआ, शासक हुआ, सिकंदर आदिल शाह शासक हुआ। और जब ये शासक हुआ तो इसका जो प्रशासन, इसका जो दरबार था 2 गुटों में बढ़ गया, ठीक, इसका जो दरबार था सिकंदर आदिल शाह का 2 गुटों में बढ़ गया, लिखेंगे 2 गुट, इसके दरबार, दरबार, इसके जो दरबार था वो 2 गुट में बढ़ गया। एक गुट था ख्वास खां, ख्वास खां, और दूसरा था बहलोल खां, बहलोल खां, ठीक, बहलोल खां, ख्वास खां और बहलोल खां। अब जब बढ़ गया तो अब समझ सकते हैं कि आसानी अब हो गई, क्योंकि दरबार में 2 गुट हो गए तो जाहिर सी बात है गुट मिलेगा, जो विपक्ष के लोग हैं उधर से मिला, और इसने इसके बाद उस पर कब्जा करके क्या कर लिया, 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को क्या कर लिया, मिला लिया। लिखेंगे आगे 1686 में, कुछ समय के बाद 1686 में औरंगजेब, औरंगजेब बीजापुर को, बीजापुर को स्वयं जीता, स्वयं जीता, और क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक, नोट कर लेंगे। तो आगे की तरफ दूसरा अभियान हम देखेंगे जो इसमें अहम भूमिका निभाया था, गोलकुंडा, ठीक, देखेंगे गोलकुंडा, दक्षिण भारत के ही अभियानों में आएगा गोलकुंडा, 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 दूसरा लिखेंगे गोलकुंडा, गोलकुंडा, ठीक, गोलकुंडा, गोलकुंडा में लिखेंगे 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में, ठीक, 1678 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह यहाँ का शासक थे, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह जो है गोलकुंडा के क्या थे, शासक थे, और जब तक ये शासक थे तब तक इस पे जो है मुगल कोई भी सफलता प्राप्त नहीं किए, ठीक। लिखेंगे इनके काल में, इनके काल में मुगल, मुगल असफल रहे, असफल रहे, ठीक। इसका जो काल रहा किसका, अब्दुल्ला कुतुब शाह का जब तक काल रहा तब तक मुगल क्या रहे, असफल रहे। आगे की तरफ लिखेंगे इन्हीं के उत्तराधिकारी हुए, ठीक, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, इन्हीं के उत्तराधिकारी थे कौन, नोट करेंगे नाम, अबुल हसन, अबुल हसन। अब अबुल हसन जो आए इनके समय में क्या हुआ, प्रशासन 2 गुटों में इनका बढ़ गया था। अबुल हसन का जो प्रशासन था, प्रशासन ये 2 भागों में बढ़ चुका था, ठीक, 2 भागों में, और दोनों भाई, एक मदन्ना, एक मदन्ना और दूसरा था अखन्ना, अखन्ना, ये दोनों ब्राह्मण भाई थे, लिख लेंगे इधर, दोनों ब्राह्मण भाई थे, भाई थे, प्लस शिवाजी के मित्र, शिवाजी के मित्र, मित्र थे। अब ध्यान से यहां समझना है कि गोलकुंडा अब कैसे चला जाएगा। गोलकुंडा तो अब तक बीजापुर की सहायता कर रहा था,
और बीजापुर का प्रशासन खुद 1672 और 73 के आसपास दो गुटों में उसका दरबार बढ़ गया, यानी मुगलों ने फूट डाल दिया और अब उसको कब्जा करने की कोशिश में, और 1686 में तो मिलाएगा, लेकिन 72 से ही बीजापुर में क्या हो गई, फूट हो गई है। लेकिन 1678 के बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकुंडा का जो शासक था, इसके मरने के बाद इसका अगला जो उत्तराधिकारी आया अबुल हसन, इसका जो प्रशासन था दरबार का, ये दो भागों में बढ़ गया, मदन्ना और अखन्ना। ये दोनों ब्राह्मण भाई थे, जो शिवाजी के दोनों ब्राह्मण क्या थे, परम मित्र थे। ठीक, तो शिवाजी ने इसकी भी तो सहायता कर रहा था, लेकिन बात यहां से थी कि जब प्रशासन दो भागों में बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि हमने बताया कि जब भी बंटवारा कहीं भी होगा तो कमजोर होगा, और वहां पर तीसरी शक्ति कार्य करके जो आक्रमण कर रही है वो कब्जा कर लेगी। ठीक, तो आगे इसमें लिखेंगे, बाद में लिखेंगे इसमें, बाद में 1685 में मुअज्जम ने अभियान किया। बाद में 1685 में जो मुअज्जम था इस पे अभियान किया, किस पर, गोलकुंडा में। ठीक, लेकिन मिला नहीं पाया। फिर लिखेंगे 1687 ईस्वी में, ठीक, औरंगजेब स्वयं अभियान करके मुगल साम्राज्य में मिलाया। ध्यान दीजिएगा, अब जो दो भागों में बढ़ गया था, 1685 में मुअज्जम ने गोलकुंडा को प्राप्त करने के लिए मुगल सेना की तरफ से भाग तो लिया, इसमें अभियान किया, आक्रमण किया, लेकिन आ नहीं पाया। फिर 1687 में औरंगजेब ने स्वयं अभियान करके 1686 में बीजापुर को कब्जा कर लिया और 1687 में गोलकुंडा को, क्योंकि अकबर को पता था कि जब तक गोलकुंडा और बीजापुर को नहीं जीता जा सकता तब तक मराठाओं को पराजित नहीं किया जा सकता है। तो अब गोलकुंडा और जो बीजापुर है ये एक दृढ़ शक्ति हुआ करते थे, क्योंकि शिवाजी को भी पता था कि मुगल सेना को एक अकेले हराना बस की बात नहीं है, जब तक कई लोग साथ होंगे नहीं होंगे। तो अब गोलकुंडा भी चला गया और बीजापुर भी चला गया, बचे मराठा। ठीक, और अकबर का जो दक्षिणी विजय रही है, ये अधिकतर ये रहा कि दक्षिण भारत के अभियानों पर उसका सर्वाधिक मतलब फोकस क्यों रहा, क्योंकि दक्षिण भारत के जो मुस्लिम वर्ग था वो शिया वर्ग का था, और जो औरंगजेब था ये सुन्नी था और ये इस्लामिक देश बनाना चाहता था। ठीक, ज्यादातर इसका आक्रमण इधर ही रहा है। ठीक, जो कि एक दृढ़ विश्वासी थे। बाकी तो उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का कब्जा रहा ही है, केवल मेवाड़ और मारवाड़ को, इधर के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक, तो हम लोग एक गोलकुंडा के विद्रोह को देखे। अब थोड़ा सा और भी विद्रोहों के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो इसमें आता है जाट विद्रोह। जाट विद्रोह तो गोकुल जाट जो था वो पहला जाट विद्रोह था, जो भरतपुर राजस्थान के क्षेत्रों से निकल करके पहला विद्रोह किया था, जाट विद्रोह, गोकुल जाट। ठीक, लेकिन मुगल सेना ने उसको पराजित कर दिया था। प्रथम जो जाट विद्रोह था वो गोकुल जाट के द्वारा किया गया था, जिसमें मुगल सेना ने उसको पराजित कर दिया। फिर उसी के बाद दूसरा जो किया गया जाट विद्रोह वो राजा राम के द्वारा किया गया था। राजा राम ने तो यहाँ की जो सिकंदराबाद में, आगरा के सिकंदराबाद में जो अकबर का मकबरा था, उसके मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकाल कर जला दिया था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि उसके हड्डियों को जला दिया था। इसीलिए कुछ समय के बाद जो राजा राम था उसने मुगलों के सेनापति को क्या कर दिया था, उसकी मृत्यु घाट उतार दिया था। इसके बाद उसका एक उत्तराधिकारी हुआ, बाद में उसको पराजित करके मार दिया गया राजा राम को। फिर उसका उत्तराधिकारी उसी का भतीजा हुआ जिसने जाट विद्रोह को आगे बढ़ाया, जिसका नाम था चूड़ामन। क्या? चूड़ामन जो है जाट विद्रोह को आगे बढ़ा करके और अकबर की मृत्यु के दौरान, उसके उपरांत 1707 के बाद उसने भरतपुर में एक स्वतंत्र जाट की स्थापना की, जाट राज्य की। ठीक, भरतपुर जाट प्रांत। ठीक, तो इसके बाद आता है बुंदेला।
ठीक, बुंदेला का विद्रोह, जो बुंदेला का विद्रोह है लगभग ये भी 1688 के आसपास ही हुआ। यहाँ का जो शासक हुआ करता था चंपत राय बुंदेला, उसने इसको, सॉरी 1661 ईस्वी, जो बुंदेला विद्रोह है 1661 ईस्वी, इसने आगे बढ़ाया। चंपत राय बुंदेला जो था, इसने बुंदेला विद्रोह को आगे बढ़ाया, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया गया मुगल सेना के तहत। लेकिन बाद में उसका एक बेटा हुआ छत्रसाल, ठीक, छत्रसाल ने इस कार्यक्रम को आगे बना करके, जब औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियानों पर था तो उसमें उसने बुंदेलखंड को स्वतंत्र प्रांत बना करके वहां का शासक बना। कौन? छत्रसाल, ठीक, वीर छत्रसाल के बारे में आप लोग इतिहास में पढ़े भी होंगे और पढ़ेंगे भी आगे अभी चल करके, ठीक। फिर इसके बाद आता है, क्योंकि हम लोगों को भी पढ़ना है जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हैं इनके बारे में, तो बुंदेलखंड के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो आगे की तरफ फिर हम देखते हैं कि हम लोगों ने देखा जाट विद्रोह, जिसमें गोकुल जाट आया, फिर राजा राम आया, फिर चूड़ामन आया। फिर इसके बाद हमने बुंदेला विद्रोह देखा, जिसमें चंपत राय आए, चंपत राय बुंदेला, और फिर उसी का बेटा छत्रसाल आया, जिसने बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया। इसके बाद हम लोग चलते हैं सतनामी विद्रोह के पास, जो हरियाणा के करनौल में चला था। सतनामी विद्रोह एक कृषक समूह था, कृषक समाज था, जो जब चला तो इसने मुगल जो उस समय के सेनाएं हुआ करती थी उनके द्वारा इसको कंट्रोल करके दबा दिया गया था, ठीक। तो इसको भी जानते रहिएगा, कभी कभी पूछ लिए जा सकते हैं एग्जामों में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है कि सतनामी विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हरियाणा के करनौल से, ठीक, जिसको मुगल सेना ने औरंगजेब के समय में स्टार्ट हुआ था, तो औरंगजेब की सेनाओं ने इसको क्या कर दिया, इसको दबा दिया था। तो फिर इसके बाद आता है कि मेवाड़ का विद्रोह और मारवाड़ का विद्रोह, ठीक। तो मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे अजित सिंह, ठीक, अजित सिंह के जब यहाँ अभियान चलाया गया तो फिर उसमें दो चीजें थी। मेवाड़ में हुआ क्या, मेवाड़ का जो राजा हुआ करते थे अजित सिंह, ये मुगलों के खिलाफ जब अभियान हो रहा था तो उसी समय जो अकबर का बेटा था, औरंगजेब का बेटा था अकबर द्वितीय, वो अपने बाप का, औरंगजेब का क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया उसी के खिलाफ, अपने बाप के खिलाफ। यानी औरंगजेब का लड़का था कौन, अकबर द्वितीय, इसने विद्रोह किया और विद्रोह करके जाकर के जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह से उनसे कहा कि आप सहायता करिए हमारी और हम लोग चलते हैं मुगल राज्य को छीन लेते हैं और शासन करेंगे, ठीक। तभी जब औरंगजेब को ये बात पता चली तो उसने क्या किया कि जो औरंगजेब है इसने क्या किया कि जो मेवाड़ के राजा थे अजीत सिंह और अकबर द्वितीय जो उसका बेटा था उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था, उनके बीच एक पत्र के माध्यम से दोनों को क्या कर दिया, दो गुटों में बांट दिया और बांटने के बाद फिर इसके बाद इस पे कब्जा कर लिया, ठीक। किस पर, इसी पे, मेवाड़ पे। उसी प्रकार जो हुआ करता था मारवाड़, जसवंत सिंह जहाँ के राजा हुआ करते थे जसवंत सिंह, उसको भी इसने कब्जा में लिया और 1678 ईस्वी में खुद आक्रमण करके उसको भी अपने में मिला लिया। फिर बात आती है बचा रह गया क्या, मराठा, शिवाजी को भी इसने बाद में कैद करके रखा और कैद रखने के बाद शिवाजी के प्रति इसने बहुत कड़ी कार्रवाई की। बाद में शिवाजी के मृत्यु के बाद 1680 के उपरांत औरंगजेब ने क्या किया कि इसके बेटे साहू जी की इसके बेटे शिवाजी के जो थे संभाजी, उनको हत्या करवा दिया और 1686 में साहू जी को भी गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन फिर भी जो राजा राम हुआ करते थे और ताराबाई, ठीक, क्या है ये लोग, कौन है, शिवाजी के ही वंशज हैं, जो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे मराठा राज्य का उत्कर्ष, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी कहानियां फिर से बताई जाएंगी। तो शिवाजी के जो बेटे हुआ करते थे संभाजी की, इसने हत्या करवा दिया शिवाजी के मृत्यु के बाद, और उसके जो अगले उत्तराधिकारी साहू जी बनने वाले थे उनको औरंगजेब ने अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया। फिर भी मुगलों के खिलाफ मराठाओं ने अपना साम्राज्य नहीं जाने दिया, राजा राम और ताराबाई लगातार संघर्ष करते रहे मुगलों के खिलाफ। तो अभी मराठा साम्राज्य खत्म नहीं हुआ है और ये चलता रहेगा, ठीक। तो हम लोग आगे की तरफ इसमें देखेंगे कि अभी सिखों का एक अंतिम विद्रोह रहेगा, जिसमें गुरु तेग बहादुर जो थे 90 गुरु सिखों के, उनकी हत्या करवा दिया था कौन, औरंगजेब, क्योंकि वो धर्म के एक तरफ से
कट्टरवादी मानने वाले थे, तो उनकी हत्या करवाने के कारण जो सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपने मरने से पहले ही जो सिखों की 10वें गुरु की जो गुरु का पद हुआ करता था, जो गद्दी हुआ करती थी राजगद्दी, तो उसको उसने क्या किया, समाप्त कर दिया। और इन्होंने लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु, उनसे और जो मुगल काल का अगला उत्तराधिकारी बना बहादुर शाह प्रथम, उसने गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छा संबंध बनाया और दक्षिण भारत के अभियानों पर उनसे सहायता ली। ठीक, तो आगे की तरफ हम देखेंगे। इसमें चलिए, कहानियों के माध्यम से हमने बहुत कुछ बताया, और उसको आप नहीं समझ में आया होगा तो उसको 1 से 2 बार देखने का प्रयत्न करेंगे तो कहानियां समझ में आ जाएंगी। ठीक, आगे की तरफ हम थोड़ा सा 2-4 लाइनें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लिखेंगे 1670 में, 1670 ईस्वी, क्या 1670 ईस्वी लिखेंगे। इसमें सूरत की द्वितीय लूट, शिवाजी के द्वारा सूरत की द्वितीय लूट, शिवाजी के द्वारा सूरत की द्वितीय लूट, सूरत की द्वितीय लूट पहला कब हुआ था, 64 में, और द्वितीय लूट कब हुआ, 70 में। शिवाजी ने फिर लूटा। फिर आगे की तरफ इसमें लिखेंगे 1675 ईस्वी, 1675 ईस्वी, 1675 ईस्वी, ठीक, 1675 ईस्वी लिखेंगे। कहीं कहीं 76 भी देगा, इसको भी नोट करिएगा। 1675 76, ठीक, 76 ही लिखिएगा। औरंगजेब ने सिखों के जो भी हमने बताया, गुरु तेग बहादुर के सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया। इनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं। ठीक, इसके वजह से सिखों के जो 90 गुरु थे तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दिया। और इसी के बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए गुरु गोविंद सिंह, उसने इसी के डर के वजह से कि हमारे जो सिख संप्रदाय है इसको ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उसने जो गुरुओं की गद्दी हुआ करती थी उसको समाप्त कर दी और उसने सिखों को कट्टरवादी बनाया। अपने धर्म का सिख संप्रदाय से बदलना नहीं है, उन्होंने कट्टरवादी बनाया। लेकिन बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हमने बताया कि जो अगला मुगल का उत्तराधिकारी होगा, जिसको आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे, बहादुर शाह प्रथम, उसने इससे गुरु गोविंद सिंह से फिर से सिखों से दोस्ती स्थापित किया। ठीक, तो आगे की तरफ लिखेंगे 1681 ईस्वी, 1681 ईस्वी, 1681 ईस्वी लिखेंगे। अकबर द्वितीय का विद्रोह, अकबर द्वितीय कौन था, औरंगजेब का पुत्र, औरंगजेब का पुत्र था। इसने मेवाड़ के राजा अजीत सिंह की क्या लिया था, सहायता मांग रहा था, लेकिन इनके बीच भी औरंगजेब ने फूट डाल करके क्या किया, मेवाड़ को ले लिया। अकबर द्वितीय औरंगजेब का पुत्र का विद्रोह, इसी समय इसने विद्रोह किया था। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे। और जब विद्रोह किया तो इसको जब मारने के लिए अकबर द्वितीय को भेजा गया, तो इसने भाग करके कहाँ लिया था, संभाजी क्या, नीचे नोट कर लेंगे, शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास 8 सालों तक रहा, 8 साल तक शरण लिया रहा। किसके यहाँ, मराठाओं के बीच। उधर मराठाओं और मुगलों के बीच दुश्मनी भी है, लेकिन इसका बेटा संभाजी भाग करके 8 साल तक उनके पास रहा, शिवाजी के पुत्र संभाजी के पास। ठीक, शिवाजी के पुत्र थे कौन, संभाजी, इसको भी याद रखिएगा। लिखेंगे तत्कालीन समय में क्या हुआ, तत्कालीन समय में 1682 में दक्षिण भारत
दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान, अभियान किसका? औरंगजेब का दक्षिण भारत अभियान स्टार्ट हो गया 1682 में, ठीक। और ये उसी अभियान पर गया 1682 के बाद से, और लगभग इधर औरंगजेब जो है 31 सालों तक दक्षिण भारत के अभियान गया। उसके पहले लगभग 31 सालों तक समय गुजार दिया कहाँ पर? दक्षिण भारत के अभियानों में। और वहीं पर उसकी, इसीलिए माना जाता है कि जब से गया दक्षिण भारत के अभियान पर, तभी से 1681 में गया, और तभी से माना जाता है कि ये उसकी कब्र रही है दक्षिण भारत, जहां पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। तो इसीलिए लिखेंगे औरंगजेब की कब्र, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिण भारत के अभियान पे जो ये गया तो दक्षिण भारत ही इसकी कब्र रही है। लिखेंगे इसमें 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। आगे लिखेंगे मिटा करके 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई, की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक। लिखेंगे मकबरा, इसका मकबरा कहाँ है? ठीक, औरंगजेब का मकबरा तो नोट करेंगे कहाँ है? इसमें दौलताबाद में। दौलताबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही है, ठीक। महाराष्ट्र, दौलताबाद महाराष्ट्र, ठीक। नोट कर लीजिएगा। और ये है किसके मकबरा के पास? शेख बुरहानुद्दीन, शेख बुरहानुद्दीन के मकबरा के समीप, के मकबरा के समीप, शेख बुरहानुद्दीन के मकबरा के समीप इसका भी क्या है? मकबरा है, दौलताबाद महाराष्ट्र में। कहाँ औरंगजेब की मृत्यु हो गई? जीवनी इसकी लिख लीजिएगा, जीवनी, जीवनी। जीवनी में लिखेंगे आलमगीर नामा, आलमगीर नामा, आलमगीर नामा इसकी जीवनी थी, ठीक। किसके द्वारा लिखी गई थी? इंग्लिश लिखेंगे इसमें रिटेन बाय काजिम सिराजी, रिटेन बाय काजिम सिराजी, काजिम सिराजी, सिराजी, ठीक। काजिम सिराजी, क्या? आलमगीर नामा इसने लिखा था, ठीक। और आगे की तरफ इसमें और भी चीजें, 2-3 चीजें नोट करनी है, ठीक। जाटों का विद्रोह जरूर याद रखिएगा। जाटों का सबसे जो पहला विद्रोह किया था वो था गोकुल जाट, ठीक। जिसको पराजित कर दिया था मुगल की सेना ने। और इसके बाद मुगल की सेना को पराजित करने के बाद जो दूसरा जाट आक्रमण हुआ वो राजा राम के द्वारा किया गया था, ठीक। उसने मुगल सेनापति को पराजित किया और अकबर के जो सिकंदराबाद में मकबरा था उसको उखाड़ करके वहां की उसकी हड्डियों को जलाया भी था, ठीक। इसी के वजह से बाद में उसको भी मरवा दिया गया। फिर उसका अगला भतीजा जो था चूड़ामन, उसने क्या किया? स्वतंत्र एक गोकुल जाट की स्थापना, प्रांत की स्थापना की। जाटपुर भरतपुर में, राजस्थान में जाटों के एक स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के रूप में स्थापना किया, भरतपुर, ठीक। फिर बुंदेला विद्रोह को हम लोगों ने देखा है पिछले इसी समय में। फिर सतनामी विद्रोह को देखा, मेवाड़ मारवाड़ को देखा। तो इस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु हुई। और औरंगजेब के समय में कुल 22 सूबा हुआ करते थे, ठीक। सूबा का मतलब प्रांत होता है और सूबेदार वहां के जो राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। तो ये बढ़ करके लगभग 22 सूबा हो गए थे, ठीक। कई भागों में बंटने के बाद भी कुल 22 सूबों का मालिक था कौन? मुगल साम्राज्य, ठीक। इतने हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद से पूरा खत्म होने लायक का मतलब ये है कि कोई वैसा उत्तराधिकारी ही नहीं बचा है कि जिसको सही तरीके से आगे लेकर के बढ़े। और पुर्तगाली जो कंपनियां हैं इनका भी आगमन हो चुका है, ठीक। अंग्रेजी कंपनियों का भी धीरे धीरे आगमन हो चुका है। तो अब ये आकर के भारत में, दक्षिण भारत के तरफ से
बिजनेस करना स्टार्ट कर रही हैं तो कैसा क्या क्या संबंध रहा है, हम लोग ये आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे। 1707 के ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही हमारा इतिहास आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ से आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ मोड़ ले लेता है। ठीक, तो अभी हम लोगों को 1 से 2 क्लासों में मुगल काल का जो परिदृश्य रहा है कि सैन्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था क्या रही है, इसके विषयों में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के कक्षाओं में प्रवेश करके अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के बारे में। उत्तरवर्ती मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट होगा, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से चलता है और ये चलेगा। ठीक, देखेंगे हम लोग। इसके पहले की जानकारी है कि औरंगजेब के व्यक्तित्व का हम लोग मूल्यांकन कर लें। तो औरंगजेब के व्यक्तित्व का मूल्यांकन है कि ए शाहजहां और अकबर जैसा व्यक्ति नहीं था जिसको जनता इसको पसंद करे। ये अपने व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों के कारण इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। ठीक, ये कई हिंदुओं के जो धार्मिक त्योहार हुआ करते थे उस पर भी प्रतिबंध लगवा दिया। इसका सिर्फ एक मानना था कि हम इस्लाम को मानते हैं, सुन्नी इस्लाम कट्टरवादी था और वो सभी को इस्लाम बनाना चाहता था और इस्लाम सबको मनवाना चाहता था। ठीक, और उसने कई चीजों पर प्रतिबंधित भी लगवाया, जैसे झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा और बहुत सी चीजों पर उसने प्रतिबंध लगवा दिया। अकबर के द्वारा बंद किए हुए जजिया कर को उसने लॉन्च कर दिया। किस अभियान के दौरान लॉन्च किया अगर ये पूछा जाता है तो मारवाड़ अभियान के दौरान 1679 में ही उसने, उसी अभियान के दौरान 1679 में क्या किया, उसने जजिया कर को पुनः लॉन्च कर दिया कि पुनः ये लागू हो गया और जजिया कर फिर पुनः हिंदुओं को देना पड़ रहा था। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया, जिसमें हम लोगों ने देखा है पिछली कक्षाओं में कि काशी का विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ सौराष्ट्र वाला मंदिर जो गुजरात में पड़ता है, फिर केशव राय मंदिर जो मथुरा में पड़ता है, उसको भी उसने तोड़वाया। तो इस प्रकार जो औरंगजेब था एक कट्टरवादी सुन्नी मुसलमान था, जिसका काम ही था कि उसने सभी धर्मों को, जो धर्मांध में व्यक्ति थे उनको हटा करके और सही तरीके से बस एक धर्म, एक इस्लामिक देश बनाना चाहता था। ठीक, लेकिन जो सिखों पर कलमा लिखवाए जाते थे उस पर भी उसने प्रतिबंध लगवा दिया था और संतों और पीरों की मज़ारों पर उसने सभी लोगों को जाने से मना कर दिया था। ठीक, औरंगजेब ज्यादातर उसकी जो राजनीतिक सिस्टम रहा है वो डरावना और धमकावना से रहा है, क्योंकि उसने कई तरीके से अभियान किया। ठीक, शिवाजी पर उसने पहले मराठाओं पर आक्रमण करके जब देखा कि इनको पराजित कर पाना मुश्किल है तो शिवाजी को उसने संधि करवा ली, पुरंदर की संधि। लेकिन शिवाजी भी चालाक थे, इसीलिए उसने उनको पहाड़ी चुहिया का भी संज्ञा दिया है औरंगजेब ने। किसको? शिवाजी को। और मराठा जो हुआ करते थे गुरिल्ला युद्ध लड़ा करते थे। ठीक, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है हम लोग मराठाओं में आकर के इसको चर्चा कर लेंगे। जो शेरशाह सूरी भी लड़ा करता था गुरिल्ला युद्ध। ठीक, तो औरंगजेब की कुछ ऐसी नीतियां रही हैं। बाद में जब शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो जाती है तो उसने उसके बेटे संभाजी की हत्या करवा करके शाहू को गिरफ्तार कर लेता है, यानी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगता है। ऐसा है औरंगजेब का व्यक्तित्व। तो हम लोग अगली कक्षाओं में मुगल काल के जो परिदृश्य हैं, शासन व्यवस्था, ठीक, राजस्व व्यवस्था, इन सारे के बारे में अध्ययन करेंगे। मेहनत से पढ़ते रहिए। जो मुगल साम्राज्य के शासकों को हमने पढ़ा, पहले बाबर को पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा, बीच में एक अफगान आता है, द्वितीय अफगानी वंश शेरशाह सूरी। ठीक, उसको हटा करके हुमायूं के बाद अकबर को, अकबर के बाद हम लोग शाहजहां को, और शाहजहां के बाद हम लोग, शाहजहां के पहले हम लोग जहांगीर को पढ़ते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां को, और शाहजहां के बाद फिर हम लोग औरंगजेब को पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जिन मुगल बादशाहों को पढ़ा है, इनके मकबरे पूछे जाते हैं, इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो स्थापत्य कलाएं हैं वो पूछी जाती है, इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं वो पूछे जाते हैं। कभी कभी इनके जो मकबरे हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि इनके मकबरे का निर्माण किसने करवाया और कहाँ पर है, क्यों प्रसिद्ध है। ठीक, इन सारी चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि जब जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जामों में, तो अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास को अगर उठाया जाता है तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल दो ऐसे फैक्ट हैं, मतलब दो ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं किसी भी बैकबोन के, जहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन हमेशा के लिए। तो मेहनत से पढ़ें। कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।